नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 27 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, एडिटोरियल पेज पे 3 आर्टिकल्स है। पहला आर्टिकल है कैलिब्रेट द रेट, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से संबंधित आर्टिकल है। दूसरा है हुज वीसी दैट मीन्स वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने को लेकर तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है यहाँ पर एडिटर के द्वारा। कल हमने इसका एक्सप्लेन पेज भी डिस्कस कर लिया था। और फिर बाद में लास्ट में है फेसिंग ए कॉमन थ्रेट कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोलैबोरेशन और अच्छे से आ सकती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक लास्ट आर्टिकल आइडिया पेज से हम डिस्कस करेंगे, वो रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग्स हैं या फिर उसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो टारगेटिंग है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या ट्रेंड हम देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से 4 आर्टिकल से देखते हैं एक एक को। फर्स्ट आर्टिकल है कैलिब्रेट द रेट। देखो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया जीएसटी काउंसिल के द्वारा। टारगेट ये था कि कैसे हम रैशनलाइज कर सकते हैं जो जीएसटी की रेट्स हैं उनको, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए वो भी हो जाए और कंज्यूमर पे बर्डन भी ना पड़े। तो ओवरऑल इसके लिए देखो, जीएसटी काउंसिल ने अपनी तरफ से सितंबर 2021 की बात है तब ये इस्टेब्लिश की थी। और आप यहाँ पर देख सकते हो और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को चेयर कौन कर रहा है, बासवराज बोमई, जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर मेन काम क्या क्या है कि जो रैशनलाइज करना है टैक्सेशन को, उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स है ना, उसको ठीक करना ज़रूरी है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जी आप बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो उस पर तो टैक्स ज़्यादा लगाते हो और बाहर से फिनिश प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हो उस पर टैक्स कम लगाते हो। तो इसमें देखो हमारे मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में हम जब एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा था और फिनिश गुड जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो हमें सस्ता मिलेगा। तो हमारे मैन्युफैक्चरर कहाँ सस्ता प्रोडक्ट बेच पाएंगे क्योंकि उनको तो इनपुट कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ रही है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना, साथ में जिन गुड्स को एग्जम्पशन दिया जा सकता है टैक्सेशन से उनको रिव्यू करना कि जी हाँ वाकई में इस गुड को या इस गुड से या सर्विस को छूट देनी चाहिए या फिर इसको नहीं देनी चाहिए। तो ओवरऑल ये 2 टास्क दी गई थी। अब देखो, एक तो पॉइंट क्या आ रहा है कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो बेशक अभी पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छा रहा है। जैसे मार्च महीने की रही है 1.42 लाख करोड़, जो कि अभी तक का हाईएस्ट गया है जीएसटी कलेक्शन। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जहां पर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है उस एक्सपेक्टेशन से कलेक्शन कम होता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है फिस्कल डेफिसिट वाली। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जीएसटी काउंसिल में जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन कम होगा तो फिर बाद में स्टेट्स के पास में क्या हिस्सा जाएगा, ये चीज़ आ जाती है फिस्कल की प्रॉब्लम। तो ऐसे में जीएसटी कलेक्शन को राइज करना भी एक टास्क है। इसके आगे जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए कि भाई आपको जितना भी नुकसान होगा टैक्सेशन में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, जिसको कॉम्पनसेशन बोला गया था, कॉम्पनसेशन स्कीम। अब वो जून 2022 में ख़त्म होने वाली है। तो इसके बाद में अब स्टेट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल आप देखो कि इस परिस्थिति में जब एक तो ट्रांजिशन में जा रहे हैं कि हम जीएसटी का ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, तो उसका कैसे एक तरीके से स्टेट्स की रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं उस पर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल क्या है कि एक तो क्या है, जीएसटी कंप्लायंस बहुत कम है और दूसरा है लोअर टैक्स रेट्स। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो जो लोग एलिजिबल हैं जीएसटी पे करने के लिए वो चोरी कर रहे हैं और दूसरा टैक्स रेट्स भी इतनी ज़्यादा है नहीं जितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखा जाए तो आरबीआई की अभी रिसेंट एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें ये है कि जीएसटी रेट्स हैं वो एवरेज कितनी आ रही है। टोटल एवरेज निकालोगे ना, जितने भी स्लैब्स हैं 0, 18, 12% जो भी चल रही है उसका एवरेज आप निकालोगे तो 14.4% है। ठीक है, और 14.4% थी कब, जब इंसेप्शन मतलब शुरू किया गया था। और उसके बाद में आप देखो 2019 में ये आते आते कितना हो जाती है, 11.6%। शुरुआत कब हुई थी जीएसटी की, जुलाई 2017 से। तो आप देख सकते हो कि अभी करंट जो रेट, एवरेज रेट जो चल रही है जीएसटी की, वो जितना डिसाइड किया गया था उससे कम है। जबकि सुब्रमण्यन कमेटी ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो एवरेज जो एक रेट आनी चाहिए जीएसटी की वो होनी चाहिए 15.5%,
तब जा करके जितना रेवेन्यू आप पहले कलेक्ट करते थे जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले, उतना रेवेन्यू अब कलेक्ट कर पाओगे। तो 15.5% चाहिए, चल कितना रहा है 11.6% 2019 में। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीएसटी टैक्स जो है रेट भी कम है, तो इसको भी रैशनलाइज करना चाहिए। तो अगर करंट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 0 से लेकर के स्पेशल रेट तक चल रही है, जिसमें डायमंड ज्वेलरी को थोड़ा ज़्यादा सा आप जानते हो टैक्सेशन में ज़्यादा लिया जाता है, जिसमें 0 हो गया, स्टैंडर्ड में 5, 12, 18, 28, टोटल 5 स्लैब्स हैं, सीधी सीधी बात अगर करी जाए तो यहाँ पर एक तो रेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, एक रिवेन्यू न्यूट्रलिटी पर फोकस करना ज़रूरी है कि भाई पहले जितना रिवेन्यू इकट्ठा होता था उतना आज करो, ठीक है। इसके अलावा जिन गुड्स को आप फ्री कर सकते हो उनको एग्जाम्पशन दो, और जिनकी रेट राइज होनी चाहिए उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में जो मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं, इन स्लैब्स को रिड्यूस करके आप कोशिश करो पहले इन 5 को 3 में कन्वर्ट किया जाए, फिर 3 से डायरेक्टली टारगेट जो है वो एक सिंगल जीएसटी रेट, क्योंकि 1 टैक्स 1 नेशन 1 रेट, वो वाला कॉन्सेप्ट तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो देखो ये सारी जो टास्क है ना, इनको परफॉर्म करना रातों रात का खेल तो है नहीं, धीरे धीरे कैलिब्रेटेड मैनर में, फेज्ड मैनर में ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में आप जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी तब देखेंगे। जीएसटी काउंसिल के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जरूर पढ़ लेना। आगे देखते हैं। अगला आर्टिकल है हुज वाइस चांसलर। देखो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं, अभी तमिलनाडु है, उसके पहले गुजरात और तेलंगाना गवर्नमेंट्स ने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें गवर्नर की बजाय अब स्टेट गवर्नमेंट का से होना चाहिए, कि भाई गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की बातें नहीं सुनते हैं, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें सुनते हैं। तो ऐसे में बोला हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है उनमें तो गवर्नमेंट की चलनी चाहिए। तो ऐसे में मद्रास जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने अभी 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए और वो पारित हो गए, जिनमें एक तो था देखो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने का एक्ट, और एक था द मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1923, जिसमें ये था कि भाई चांसलर जो है, चांसलर कौन होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, स्टेट का गवर्नर, तो उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसके पीछे आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है कि जी इलेक्टेड गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट वो करें, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हम गवर्नर बोलते हैं, वो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ज़्यादा सुनते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की बातें नहीं सुनी जाती। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर का जो ऑफिस है बोलो वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को साइडलाइन कर देता है, और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो क्वालिटी आनी चाहिए जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट जितना रोल प्ले कर सकती है वो उसको कहीं ना कहीं बाईपास कर देता है गवर्नर। तो इसलिए हमने ये लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं या लॉज में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर इनके बीच में देखो ऑलरेडी टेंशन चल रही है, जैसे नीट का मुद्दा था ना उसमें भी वही इशू आ रहा था। तो ऐसे में आप देख सकते हो स्टेट सेंटर रिलेशन में ये एक और झगड़े की जो मुद्दा है वो ऐड हो गया है। पहले तो रिवेन्यू का होता था, वैसे ये कोई नया नहीं है, हमेशा से चलता रहता है स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन में ये इशू को। और गवर्नर का जब मुद्दा आ जाए तब आपको एक पॉइंट और मिल गया अच्छे से। अब देखो गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि भाई गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा है उसको पुश करते हैं, जबकि अगर देखा जाए रियल चेक अगर करें तो देखो एजुकेशन है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और साथ में यूजीसी एक्ट के अंडर में रेगुलेशन होता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस ऑलरेडी गाइडलाइंस आई हुई है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन दे रखे हैं कि भाई गुजरात ने भी इसी तरीके से अपना यूनिवर्सिटी लॉ चेंज किया था और उसमें अपॉइंटमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो सीधा ये कह दिया कि भाई वाइस चांसलर्स की जो अपॉइंटमेंट है उसको आप उसी तरीके से करोगे जो कि पेरेंट एक्ट है, कौन सा, यूजीसी का 1956 का जो एक्ट है उसी के हिसाब से अपॉइंटमेंट होगी। तो इस सिचुएशन में कॉन्करेंट लिस्ट और ये सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी एक्ट के बेसिस पे ये जो पर्टिकुलर वर्डिक्ट है, ये दोनों चीज़ें क्या शो करती है कि रियलिटी तो कुछ और है, केवल यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से अपनी पावर को एक्सरसाइज करना चाहती है और एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट डिक्लेयर करना चाहती है कि भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट से खुश नहीं है, बट रियलिटी ये है कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वो बातें ज़्यादा चलने वाली है। कारण कि यूजीसी है ये आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, बट प्रिवेल कौन करता है? सेंट्रल लॉ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपर हैंड है। दूसरी तरफ अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर क्या होते हैं कि स्टेट के विजिटर चांसलर होते हैं। दैट मीन्स जिस भी स्टेट के गवर्नर होंगे उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर कौन होते हैं? वहाँ के गवर्नर। तो गवर्नर को वहाँ पर इसीलिए ये पावर दी गई थी कि वो न्यूट्रल मैनर में अपॉइंटमेंट कर सके, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है जो 3 नाम रिकमेंड करती है, उन तीनों नामों में से एक नाम गवर्नर को पिक करना होता है। और वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आपको पता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और साथ में आपको पता है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट होते हैं और वो एक तरीके से नॉमिनल लीडर होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। तो उस केस में उनको एड एंड एडवाइस दी जाती है इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के बेसिस पे वो काम करते हैं। बट कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि गवर्नर को ये पावर क्यों दी गई है? एक तो क्या हो गया, न्यूट्रल ऑर्बिटर की तरह वहाँ पर सिलेक्शन कर सके जिसमें पॉलिटिकल इशू ना आए। और दूसरा, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल प्रेफरेंस के बेसिस पे करे तो उस टेंडेंसी को भी रोकना ज़रूरी है, नहीं तो फिर एजुकेशन और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे में इंटरमिंगल हो गई तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ओवरऑल बात क्या आ रही है, सेंटर स्टेट डिस्ट्रस्ट एक इशू आ रहा है, ठीक है। तो बोले यहाँ पर बात ऐसी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दे करके रखना बहुत ज़रूरी है, और जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको ढंग से बैठ करके सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि एजुकेशन को अगर हम पॉलिटिसाइज कर देंगे तो और ज़्यादा मुश्किलें हमारे लिए हम सामने बनती चली जाएंगी। तो तमिलनाडु को थोड़ा सा बातचीत करने के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, बजाय कि इस तरीके की शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल क्या कहते हैं कि अपमैनशिप दिखाए, वन अपमैनशिप की हाँ जी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसकी बजाय एक कंड्यूसिव कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, अगर पर्टिकुलरली हम बात करें इस इशू की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फेसिंग अ कॉमन थ्रेट। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर ब्रिजेश सिंह जी ने। इनका ये कहना है कि देखो, ज़्यादातर अगर अभी कवरेज की बात करें तो वो है रशिया यूक्रेन वॉर, बट रियल सेंस में देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो अभी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है उसको बहुत कम आइडेंटिफाई किया जा पा रहा है, क्योंकि इशू थोड़ा सा हाईलाइटेड है यूक्रेन रशिया का। इसका एक छोटा सा एक साइन अगर देखें तो वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना कि ECTA रिसेंटली न्यूज़ में था, इंडिया ने किसके साथ में साइन किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, ध्यान रखना। तो एक तो ये इंसिडेंट। दूसरा, जिस तरीके से यूएसए ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से और वहाँ पर चाइना ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी, जहाँ पर इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, पॉलिटिकली अपनी अलायंस क्रिएट कर रहा है, और साथ में जो अभी क्राइसिस आया है, कौन सा, कमोडिटी प्राइस राइज होना, या फिर आप कह सकते हो कि एक दूसरे से कंट्रीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे रशिया चाइना का एक तरफ होना, और उसके साथ में और जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं जिसके चलते इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ECTA का साइन होना, जिसमें दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, दोनों के लिए कॉमन थ्रेट चाइना एक अपने आप में इमर्ज होकर के आ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। दूसरी चीज़ कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो कि बहुत सोच समझ करके दोनों कंट्रीज़ ने कोलैबोरेट करने की बात पहले ही कर ली। देखो, रशिया और यूक्रेन अभी वॉर चल रहा है, यहाँ पर आप देखो बेलारूस और रशिया के ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम हैं जिनको हैक्टिविस्ट, दैट मीन्स जो हैकर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया है। तो बेसिकली ये जो रशियन यूक्रेन वॉर हो रहा है ना, ये एक तरीके का हाइब्रिड और अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर है, जिसमें किसी को पता ही नहीं पड़ रहा कि कौन किसको कैसे बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर आजकल सारा सिस्टम चल रहा है। और वैसे देखा जाए तो चाइना भी इस मामले में पीछे नहीं है। चाइना की तरफ से भी एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, दैट मीन्स चाइना भी अपनी तरफ से कोशिशें पूरी कर रहा है कि डिस्टेबलाइज करके रखे अपने राइवलरीज को, जिसमें वो सोफिस्टिकेटेड एस्पियोनेज करता है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, साइबर वेपन को यूज़ करता है, जासूसी करवाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी चोरी करवाता है, और साथ में इंटरनेट सोर्सेज, जैसे कुछ कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो मेन रिसीविंग एंड पे है चाइना की तरफ से, इनको लगातार अटैक कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में कोलैबोरेशन आना और फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर एग्रीमेंट निकल के आना, ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 5 अगर देखा जाए तो अभी न्यू साइबर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है दोनों कंट्रीज के साथ मिलकर के, जिसमें 5 सालों तक साथ में काम किया जाएगा। उसमें सेगमेंट रहेंगे डिजिटल इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ठीक है, और साथ में $9.7 मिलियन का फंड भी क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि एक रेजिलियंट साइबर सिस्टम क्रिएट किया जाए कि कल को ना चाइना अगर अटैक करे तो हम उसको टैकल कर सके। इसके आगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में एक एनुअल साइबर पॉलिसी डायलॉग भी स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा एक न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन ये भी स्टैब्लिश किया गया है। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक जॉइंट फ्रेमवर्क, जॉइंट ग्रुप है, वो सेटल किया जाएगा। तो आप देखो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कितना कॉपरेशन आ रहा है। इसके साथ में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका भी एक साइबर फ्रेमवर्क डायलॉग क्रिएट किया जा रहा है, जिसके बेसिस पे वो कोलैबोरेट कर पाएंगे। इधर दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के लीडरशिप में एक इनिशिएटिव चल रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसका नाम है इंटरनेशनल साइबर एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, जो कि 2017 में शुरू हुआ था, जिसमें वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहा है। कहां पर? इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, इन कंट्रीज में। तो इसमें ये एक तरीके का कोर सेगमेंट है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया हुआ साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में, और वहां पर अब इंडिया भी इंक्लूड हो चुका है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कॉर्ड मेंबर ऑलरेडी हैं। ऐसे में हम ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल में एक ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑपरेट हो रहा है, जो कि एक तरीके से आपका रिपोजिटरी है, जो कि चारों तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे फिर वो कहीं से इन्फॉर्मेशन आए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई असिस्टेंस हो, वो सारी की सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जा रहा है सेंट्रलाइज्ड मैनर में। साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन और डेटा ड्रॉ किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के साइबर सिक्योरिटी सेंटर के द्वारा, उसमें आप देखो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन है, नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी बॉडी, इनके साथ में ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करा रखा है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया में साइबर सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। इसके आगे ऑस्ट्रेलिया में एक और सेगमेंट चल रहा है, दैट इज ऑस्ट साइबर। ये भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव मैनर में साइबर सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिकली। दैट मीन्स कि अगर कोई देश अटैक करने की कोशिश करे साइबर सिस्टम पे, तो उसके लिए वो अपनी ऑलरेडी रिसर्च करवाने के लिए ऑस्ट साइबर करके एक सेगमेंट ऑलरेडी तैयार कर चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमें ये लर्न करना चाहिए। और अब बात करते हैं इंडिया में क्या क्या है। तो लिस्ट बड़ी अच्छी है, लिख लो, या फिर वैसे ये हाईलाइटेड पीडीएफ है, ये तो शायद मैं नहीं शेयर कर पाऊँ, ये मेरे से डिलीट हो गई, पर आप लोग लिख लो इसको, ठीक है ना। तो आप देख लो इसमें इंडिया ने क्या क्या सेटअप किया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एजेंसी। ये ऐसी एजेंसीज हैं तीनों मिलकर के, जो हमें वाकई में बहुत स्ट्रांग बनाती है साइबर रूल्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं, रूल्स में चेंजेस किए गए हैं कि कैसे हम हमारे देश की जिस तरीके से साइबर बेस इंक्रीज हो रहा है उसको हम सिक्योर कर सके। रिजल्ट क्या है कि 2020 में जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज हुआ है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक जो है वो 10वीं हो चुकी है, जो कि 2 साल पहले 2018 में क्या रैंक थी, 47th। तो इसके पॉइंट से हमें क्या क्लियर होता है कि इंडिया में भी कम कदम नहीं उठाए जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, और हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि साइबर गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इनोवेशन, डिजिटल, मतलब हर तरीके से देख लो टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट में कितना ज़्यादा एंगेजमेंट इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है, जो कि कर भी रहे हैं ये दोनों। ओवरऑल अगर देखें, एक जॉइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये भी इस्टेब्लिश किया जाना है बेंगलुरु में, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। जॉइंट सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी टू बी लोकेटेड इन बेंगलुरु, याद रख लेना आप इसको। 5G रोल आउट हो रहा है इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो ऐसे में ये जो APT है, दैट मीन्स चाइना के द्वारा ये जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती है, APT का मतलब हो गया एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट,
कि जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे ऊपर कोई अटैक कर सके, उसको टैकल करने के लिए हमें खुद को तैयार करना ज़रूरी है। और ऐसे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी काम हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करनी ज़रूरी है। तो एक म्यूचुअली कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों कंट्रीज इसी चीज़ के लिए काम करें तो ही ठीक है, और उसी पर दोनों के दोनों कमिटेड भी हैं। ठीक है जी, तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन का सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये पेज मेरे से डिलीट हो गया है, इसलिए मैं आपको पेज जो शेयर करूँगा वो हाईलाइटेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप आजाद कोऑपरेट कर लो, फिर बाद में आपको ये मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं भाई। और आज का लास्ट आर्टिकल है फॉलिंग बिहाइंड द कर्व। आर्टिकल को लिखा है ईशान बख्शी जी ने। देखो, इनका ये कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो अभी मीटिंग हुई है, और अभी रिसेंटली जो अभी अर्ली अप्रैल में हुई है, ठीक है, शुरुआत में अप्रैल मंथ में, तो ये कंसर्न अब राइज होने लग गया है कि हाँ जी, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना, कंट्रोल करना है। और इसके पीछे मेन कारण जो बताया जा रहा है वो ये कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। बट राइटर जो हैं उनका कहना ये है कि जी, अगर हम थोड़ा सा पेंडेमिक से पहले और इस यूक्रेन रशिया वॉर से पहले अगर हम जाएं, तो हमें देखने को ये मिलेगा कि जी, शुरुआती सालों की अगर बात करें, जब आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए फिक्स कर दिया था, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें ये दिया गया था कि आपको 4 ± 2% में रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग जब कर दी गई तो बोला वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। कैसे हुई ये देखो, ये शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2016 में। अक्टूबर 2000 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होना, जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसमें अमेंडमेंट ला करके फिर बाद में ये सेटलमेंट किया गया था। तो ऐसे में उस टाइम पर जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुई, ठीक है ना, जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टैब्लिश हो गई और उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी को टारगेट दे दिया गया, तो ऐसे में अक्टूबर 2016 से लेकर के फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 तक बोलो बहुत ही इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर कंट्रोल में रही थी। जैसे 2016-17 में 4.5%, 2017-18 में 3.6%, 2018-19 में 3.4%। तो ओवरऑल आप देख लो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 में आप देख लो कि जो टारगेट दिया हुआ था ना 4 ± 2% का, बोलो वो टारगेट ही अचीव करती चली गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर बाद में टाइम जब बीतता है और इसी टाइम के दरमियान सबसे पहला काम होता है डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को, फिर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 को, और फिर 7th पे कमीशन। बोले इन तीनों ने इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी लेकर के आ गए ये तीनों इंसिडेंट, जो कि फिर बाद में पेंडेमिक आउटब्रेक होने से पहले ही सेकंड हाफ ऑफ 2019-20 फाइनेंशियल ईयर, उसी में ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी और महंगाई हमारे बढ़ गई थी 6% से ज़्यादा। तो बोले ये अपने आप में हमें समझना होगा कि जब से इन्फ्लेशन टारगेटिंग की है उसके बाद में ये जो बड़े मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस लाए गए, जिसमें डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और 7th पे कमीशन, बोले इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। पहले आरबीआई क्या था, मैक्रो इकोनॉमिकली या फिर हॉलिस्टिक अप्रोच अपना के चलता था, जिसमें ये रहता था कि हाँ जी, हम एम्प्लॉयमेंट पर भी ध्यान देना है, महंगाई को भी कंट्रोल करना है। पर जब से सेंट्रल बैंक ने स्विच किया है खुद को इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे, तब से पहले तो क्या था, महंगाई को ओवर एस्टिमेट किया जाता था, अब बोल रहे हैं महंगाई को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और अंडर एस्टिमेशन का नुकसान ये हो रहा है कि आज जो है हमारे पास में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई में हबड़ तबड़ मची हुई है। ये शुरुआत कब होती है, जो 2019 का सेकंड हाफ है तब से। और बोले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है, कौन सा 4 ± 2% वाला टारगेट जो दिया हुआ है, वो बोले ब्रीच होता ही चला जा रहा है। फिर बाद में अभी वही चीज़ें बताई जा रही है जो ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बात ऐसी है जी कि इन्फ्लेशन की बात अगर करें महंगाई की, तो ये केवल इंडिया स्पेसिफिक तो है नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम के तौर पे इमर्ज होकर के आ रही है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने बहुत जल्दी इस चीज़ को परसीव किया और उसके लिए रिस्पॉन्ड भी कर दिया, पर हमारा जो आरबीआई है वो लेट है, इस वजह से बोला प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल यूएसए के फेडरल रिजर्व की बात करें तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई हम तो आज के लगभग 5-6 महीने पहले से ये बातें चलने लग गई थी, महंगाई जिस तरीके से राइज हो रही थी, या 4-5 महीने की बात मानो आप, ये शुरुआती जो 2022 था कि बोला हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे, ये बातें पहले ही होने लग गई थी और हमारे यहाँ पर कंटिन्यू अकोमोडेटिव स्टांस चलता रहा, तो डिले हो गया, लेट हो गए हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, इसलिए बोले महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ओवरऑल राइटर का एक ही है कहना
कि जी अगर आप चाहते हो वाकई में ट्रांसपेरेंसी लाना, ग्रेटर क्लैरिटी लाना, तो आपको जो भी मीटिंग में जो भी बातचीत हो ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में, और मेंबर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली आप पब्लिक डोमेन में ओपन करो, और साथ में ये भी कि आपका वाकई में टारगेट क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और क्या इंटरेस्ट रेट आप आगे प्रोजेक्ट करते हो फ्यूचर में। बोलो इससे क्या होगा, ओवरऑल आप फिर बाद में ही कंट्रोल कर पाओगे ढंग से इन्फ्लेशन को। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो एक सिचुएशन बनी हुई है, एक तरफ तो इकोनॉमी की ग्रोथ और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मुश्किलें रही हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने कि भाई पेंडेमिक के बाद में जो इकोनॉमी बर्बाद हुई उसको हम कैसे प्रॉपर ट्रैक पे लाएं। तो उसके लिए इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, पर दूसरी तरफ मनी सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अभी तो चलो ठीक है हम बात कर रहे हैं कि लोगों के क्या बोलते हैं, कमोडिटी सप्लाई कहीं ना कहीं रुकी हुई है, इस वजह से डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, इसलिए महंगाई हो गई। पर दूसरी तरफ अगर डिमांड बढ़ जाती है तो भी तो महंगाई बढ़ती है। ठीक है, एक तो सप्लाई डिसरप्शन की वजह से सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो महंगाई बढ़ती है, और दूसरे डिमांड अगर राइज हो जाए तो भी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है। तो ओवरऑल आरबीआई के सामने टाइट रोप वॉक रहती है, और उसी चीज़ को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन हमारे लिए आज की ही सरदर्दी है। ये पेंडेमिक से पहले 2019 का जो सेकंड हाफ था उस टाइम से ही हम फेस कर रहे हैं लगातार, जिसमें कुछ इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस है उनका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा है महंगाई को बढ़ने में। ठीक है, इस तरीके से आज की जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए। एक आर्टिकल पीडीएस सिस्टम का है, वो आप खुद से देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।